उसके बाद इटली और जापान उससे बाहर निकल गए थे, क्योंकि इटली ने एबिसिनिया की आज़ादी छीन ली। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया। जर्मनी ने चेकोस्लोवेकिया के कई प्रदेश हड़प लिए, फिर भी राष्ट्र संघ उसे रोक न सका। अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता लालसा अथवा सत्ता भक्ति राष्ट्र संघ में बलवती बनी। राष्ट्र संघ गुटबंदी नहीं रोक सका। राष्ट्र संघ की यह सबसे बड़ी असफलता यानी निष्फलता थी। कह रहे हैं कि उसके बाद इटली और जापान भी उस राष्ट्र संघ से बाहर निकल गए, और क्योंकि इटली ने एबिसिनिया की आज़ादी छीन ली, स्वतंत्रता छीन ली, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जर्मनी ने चेकोस्लोवेकिया के कई प्रदेश हड़प लिए यानी उन पर अपना ज़बरदस्ती अधिकार कर लिया, और राष्ट्र संघ इन देशों को रोक नहीं पाया। और अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता लालच यानी अधिक से अधिक सत्ता पर अपना अधिकार करने की लालच और सत्ता भक्ति यानी सत्ता के प्रति बहुत प्रेम राष्ट्र संघ में शक्तिशाली बनी। यही कारण राष्ट्र संघ गुटबंदियों को नहीं रोक सकी, मतलब कई प्रदेश एक साथ मिलकर गुटबंदी कर लेते थे। राष्ट्र संघ की यह सबसे बड़ी असफलता यानी निष्फलता थी। 5वां पढ़ेंगे वर्सेल्स की संधि। वर्सेल्स विश्व युद्ध के अंत में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्सेल्स की संधि की गई। उसमें जर्मनी को उत्तरदायी माना गया, इसलिए युद्ध दंड के रूप में 6.5 अरब पाउंड की बड़ी रकम देनी पड़ी। उसके रूहर प्रांत जैसे प्रदेश छीन लिए गए। जर्मनी की राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए खोल दी गई। इस तरह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण संधि जर्मनी पर थोप दी गई। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्सेल्स की संधि को कागज का टुकड़ा कहकर अस्वीकार करने का आह्वान किया। उससे जर्मनी की प्रजा को युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। दूसरी तरफ जापान को भी इस संधि से असंतोष था। इस प्रकार वर्सेल्स की संधि से किसी न किसी प्रकार कई राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए वर्सेल्स की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। बीजारोपण यानी निर्माण। बता रहे कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्सेल्स संधि की गई। उसमें जर्मनी को युद्ध का कारण माना गया, इसलिए युद्ध दंड यानी सजा के रूप में 6.5 अरब पाउंड की बड़ी रकम देनी पड़ी। उसके रूहर यानी बड़े प्रांत यानी प्रदेश जैसे प्रदेश छीन लिए गए। उससे जर्मनी की राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर जल मार्ग के लिए खोल दिया गया। इस तरह अपमानजनक यानी अपमान भरी बातें और अन्यायपूर्ण संधि उस पर जर्मनी पर जबरदस्ती थोप दिया गया यानी लाद दी गई। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्सेल्स की संधि को केवल कागज का टुकड़ा कहकर मानने से इनकार कर दिया, उन्हें चुनौती दे दिया। इससे जर्मनी की प्रजा को युद्ध करने की बढ़ावा मिली। दूसरे तरफ जापान भी इस संधि से असंतुष्ट था, उसे भी नाराजगी थी इसमें। इस प्रकार वर्सेल्स की संधि से किसी न किसी प्रकार कई राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और वर्सेल्स की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का निर्माण हो गया था। 6वां पढ़ेंगे एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। साम्राज्य यानी अधिक से अधिक साम्राज्य का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा यानी लालसा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव में था। वह उग्र राष्ट्रवादी और सैनिकवादी मानसिकता रखता था, इसलिए वह किसी भी मूल्य पर जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। हिटलर के साम्राज्यवाद का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। हिटलर ने जर्मन सेना के साथ ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया था 12 मार्च 1938 में। बता रहे हैं कि हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव में था, उसने द्वितीय विश्व युद्ध के निर्माण का कारण बना, और वह भयानक राष्ट्रवादी यानी राष्ट्र का विस्तार करने वाला, सैनिकवादी यानी सैनिक का विस्तार करने वाला, सैनिकों को अधिक से अधिक बढ़ाने वाला ऐसी सोच रखता था, और इसलिए वह किसी भी मूल्य पर यानी किसी भी कीमत पर जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। हिटलर ने साम्राज्यवाद का पहला शिकार यानी उसकी चपेट में ऑस्ट्रिया आया। पहला
उसने ऑस्ट्रिया पर अपना अधिकार किया और हिटलर ने जर्मन सेना के साथ ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया था 12 मार्च 1938 में। आगे पढ़ेंगे। म्यूनिच सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवेकिया पर अधिकार किया था 1 अक्टूबर 1938। उसके बाद मार्च 1939 में लिथुआनिया के मेमेल बंदरगाह पर अधिकार किया था। मार्च 1939 इस तरह विशाल जर्मन राष्ट्र का उसने सृजन किया। हिटलर की साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। बता रहे कि म्यूनिच सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवेकिया पर एडोल्फ हिटलर ने अपना अधिकार किया 1 अक्टूबर 1938 में। उसके बाद मार्च 1939 में लिथुआनिया के मेमेल बंदरगाह पर इसने अपना अधिकार किया था मार्च 1939। इस तरह विशाल यानी बहुत बड़े जर्मन राष्ट्र का उसने सृजन यानी रचना किया। हिटलर की साम्राज्यवादी नीति यानी कि अधिक से अधिक साम्राज्य का अपना विस्तार करने की सोच इसके द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार था। आगे पढ़ेंगे हम लोग। 7वां, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण तत्कालिक कारण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण यानी हमला और उसका तुरंत क्या कारण था। उपर्युक्त सभी परिबलों ने समस्त विश्व को बारूद के बड़े ढेर पर लाकर बैठा दिया था। एक छोटी सी चिंगारी विश्व में भयानक विस्फोट पैदा कर सके ऐसी स्थिति थी और यह चिंगारी लगाने का कार्य जर्मन ने शांत पोलैंड पर आक्रमण करके किया। 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल उससे द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को यह युद्ध तत्काल बंद करने की चेतावनी दी, परंतु जर्मनी ने उसकी उपेक्षा की। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में द्वितीय महायुद्ध की ज्वालाएं फैली। बता रहे तो उपयुक्त मतलब अन्य सभी कारणों ने समस्त विश्व को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया था, यानी सब जगह त्राही त्राही मची थी, तबाही। और एक छोटी सी चिंगारी पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का तैयारी हो गया था, कारण तैयार हो चुका था, बस वो विस्फोट पैदा कर सके ऐसी स्थिति। और यह चिंगारी लगाने का कार्य जर्मनी ने शांत पोलैंड पर आक्रमण करके किया। 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल यानी सुबह के समय उसने द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कर दिया पोलैंड के साथ। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को यह युद्ध तत्काल यानी तुरंत बंद करने की चेतावनी दी, उसको सतर्क किया, परंतु जर्मनी ने उसके इस बात की अवहेलना की, नहीं मानी। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में भाग लिए, कूद पड़े। और परिणाम इसका ये हुआ कि पूरे विश्व में यानी पूरे विश्व में द्वितीय महायुद्ध की ज्वालाएं यानी आग फैल गई। आगे पढ़ेंगे। द्वितीय महायुद्ध की रूपरेखा यानी संरचना, किस तरह द्वितीय महायुद्ध की संरचना हुई उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द्वितीय महायुद्ध शुरू होते ही विश्व पुनः 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों का गुट था, दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्रों का गुट था। इसके अतिरिक्त युद्धखोर मानसिकता वाली अन्य कई शक्तियां इसमें शामिल थीं। बता रहे कि द्वितीय महायुद्ध शुरू होते ही पूरा विश्व फिर से 2 भागों में बट गया। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व यानी संचालन में मित्र राष्ट्रों का गुट था, दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्रों का गुट था। और इसके अतिरिक्त युद्धखोर यानी युद्ध करने के लिए आतुर मानसिकता वाले, ऐसी सोच रखने वाले दूसरे कई ऐसे ताकतें इसमें मिल गई। आगे पढ़ेंगे। जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिका नौसेना पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिका ने पलटवार हमला किया। वह मित्र राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। जब घमासान युद्ध चल रहा था उस समय जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन 2 नगरों पर परमाणु बम फेंका, जिससे जापान के 1,24,000 से अधिक
लोग मारे गए और महाविनाश हुआ। परिणाम स्वरूप जापान ने शरणागति स्वीकार की। 11 अगस्त 1945 और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। इसे बता रहे हैं कि जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिकन नौसेना पर हमला किया और इसका परिणाम ये हुआ कि निष्पक्ष नीति सोच छोड़कर अमेरिका ने पलटकर जापान पर हमला कर दिया और वह मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया जापान। इससे मित्र राष्ट्रों की जो ताकत थी उसमें वृद्धि हुई, शक्ति उनकी बढ़ गई और जब घमासान भीषण युद्ध चल रहा था उस समय जापान की ताकत को, शक्ति को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन 2 महानगरों पर परमाणु बम फेंका, जिससे जापान के 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। परिणाम ये हुआ कि जापान ने शरणागति यानी कि अपनी रक्षा के लिए सामने वाले के शरण में जाना, उसने जाना स्वीकार कर लिया, मान लिया और 11 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आगे पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, तत्कालीन परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या परिणाम और तुरंत उस समय क्या परिणाम आया था। पहला था आर्थिक परिणाम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो इस महायुद्ध से विश्व में भयंकर विनाश हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों का बेशुमार यानी बहुत अत्यधिक खर्च हुआ था। अमेरिका ने 350 अरब डॉलर और अन्य राष्ट्रों ने 1000 डॉलर से भी अधिक खर्च किया। उतनी ही मूल्यवान संपत्ति का नाश हुआ था। इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति खोई और जर्मनी की हानि की तो कल्पना ही कर सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोगी शस्त्र सामग्री के उत्पादन को महत्व दिया था, इसलिए जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की वस्तुओं का अभाव पैदा हुआ। उत्पादन घटा, अवमूल्यन बढ़ा, लोगों की रोजी रोटी की कमी पड़ने लगी, लोगों की आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। परिणाम स्वरूप विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था में युग परिवर्तन हुए थे। इसमें बता रहे कि जब ये महायुद्ध हुआ तो इससे विश्व भर में एक भयंकर बहुत खतरनाक विनाश हुआ, बहुत बड़ी क्षति हुई। द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों का बेशुमार यानी अत्यधिक खर्च हुआ। अमेरिका ने 350 अरब डॉलर और दूसरे राष्ट्रों ने 1000 डॉलर से भी अधिक खर्च किया। उतने ही जितना खर्च हुआ उतना ही मूल्यवान संपत्ति का, धन का नुकसान हुआ और इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति की खो दिया, उसका नुकसान हो गया और जर्मनी की इतनी हानि हुई कि उसके बारे में लोग सोच ही सकते हैं क्योंकि उसका कितना नुकसान हुआ होगा। द्वितीय महायुद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोग शस्त्र सामग्री, जो युद्ध के में शस्त्र आने वाले उपयोग में करने वाले तो उसके उत्पादन को इन्होंने महत्व दिया इन देशों ने, और जो जीवन के उपयोग में आने वाली आवश्यकताओं की चीज़ों पर ध्यान न देने के कारण जीवन में उपयोग करने वाले वस्तुओं की कमी होने लगी, उत्पादन घटने लगा और मुद्रा में गिरावट आने लगी। अवमूल्यन यानी मुद्रा में गिरावट आने लगी। लोगों की रोजी रोटी यानी नौकरियां कम होने लगी। लोगों की आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त यानी बहुत खराब हो गई थी और परिणाम यह हुआ कि विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था में गति देने वाले परिवर्तन हुए। आगे पढ़ेंगे। दूसरा, चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना। दूसरा है रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति 1917 में साम्यवादी स्तर पर भावी विकास पथ तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की उससे विश्व भर में अनेक राष्ट्र प्रभावित हुए थे। चीन भी प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शक्ति क्षीण हो गई थी। इन परिस्थितियों में चीन पर से उसका प्रभाव घट गया। उसका लाभ लेकर वहाँ माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में हुई
क्रांति के अंत में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई 1949 में। इसमें बता रहे हैं कि रूस में हुई बाल्शेविक क्रांति 1917 में, क्रांति यानी आंदोलन 1917 में साम्यवादी स्तर पर, साम्यवादी यानी पक्षधर समर्थक स्तर पर भावी यानी आने वाले विकास के रास्ते पर विकास के रास्ते को तेजी से अपनाकर जो प्रगति यानी विकास प्राप्त की, उससे विश्व भर में अनेक राष्ट्र प्रभावित थे, उन पर भी उसका असर हुआ। चीन भी प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शक्ति क्षीण यानी समाप्त हो गई थी और इन परिस्थितियों में चीन पर से उसका प्रभाव घट गया था, उसका असर कम हो गया और उसका लाभ यानी फ़ायदा लेकर वहाँ माओ त्से तुंग के नेतृत्व यानी संचालन में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्यवादी यानी समर्थक करने वाले शासन की स्थापना 1949 में हुई। तीसरा है शीत युद्ध का जन्म, दूरगामी परिणाम। शीत युद्ध का जन्म कैसे हुआ और उसका दूरगामी यानी दीर्घकालीन परिणाम क्या निकला, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अमेरिका और रूस इन दो महासत्ताओं में विभाजित हो गया था। युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र मित्र थे। युद्ध के पश्चात दोनों के बीच मतभेद बढ़ता गया। इस तरह लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस परस्पर विरोधी गुट के रूप में खड़े हुए थे। इन दोनों गुटों में विश्व के छोटे देश अपनी अनुकूलता के अनुसार शामिल हो गए। दोनों गुट ने एक दूसरे के मत का खंडन और अपने मत के समर्थन के लिए जिन वाक युद्धों और विचार युद्धों को अपनाया, उसने शस्त्रहीन ठंडे युद्ध की स्थिति का सृजन किया। इससे अनेक बार तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया था। इसमें बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अमेरिका और रूस इन दो महासत्ताओं यानी शक्तिशाली राष्ट्रों में विभाजित हो गया और युद्ध के समय दोनों पक्ष मित्र थे, दोस्त थे, लेकिन युद्ध के बाद दोनों में मतभेद यानी गलतफहमी बढ़ता गया और इस तरह लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका और साम्यवादी यानी पक्षधर देश रूस परस्पर यानी लगातार एक दूसरे के विरोध में खिलाफ में खड़े रहते थे। और इन दोनों गुटों में जो छोटे छोटे विश्व के देश थे, उन्होंने तालमेल जिसे मतलब जिस देश के साथ बन रहा था, ये देश शामिल, छोटे छोटे देश दोनों देशों में शामिल हो गए और दोनों गुटों ने एक दूसरे के विचारों का हमेशा खंडन किया, नकारा और अपने मत को, अपने विचारों का समर्थन किया कि नहीं हम सही हैं। और इस कैसे वाक युद्ध यानी बातों के द्वारा, विचारों को द्वारा इन्होंने अपना बातचीत करके उस समस्या का हल निकाला और शस्त्रहीन यानी शस्त्र के बिना ठंडे युद्ध यानी शांति ढंग से इन्होंने ऐसी स्थिति का निर्माण किया युद्ध का और इसके कारण से अनेक बार तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया था। आगे पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध हुआ अर्थात राष्ट्र संघ निष्फल गया। द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होने पर पुनः विश्व में एक बार शांति और सुरक्षा सह-अस्तित्व के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 उसका कार्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया था। इसमें बताना कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य यानी लक्ष्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध हुआ अर्थात राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी शांति के लिए, वो असफल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होने पर विश्व में फिर से एक बार शांति, सुरक्षा और सह-अस्तित्व यानी अपने वजूद के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 में इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया था। आगे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। उसी समय में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की दिशा में प्रयास चल रहे थे,
मानव स्वातंत्र्य, शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस को संदेश देते हुए 4 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की घोषणा की। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ उसी समय से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का प्रयास चल रहा था और मानव स्वतंत्र यानी सभी को स्वतंत्रता, शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से लक्ष्य से अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका कांग्रेस संसद को संदेश देते हुए 4 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं का ऐलान किया। घोषणा यानी ऐलान। पढ़ते हैं। पहला था विचार और वाणी स्वातंत्र्य, यानी कि सोचने का और वाणी बोलने का स्वतंत्रता होना चाहिए नागरिकों को। धार्मिक स्वातंत्र्य, अपने धर्म के प्रति स्वतंत्रता होना चाहिए, वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं जो जिस धर्म का होगा। तीसरा आर्थिक स्वातंत्र्य, और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हो, स्वतंत्र हो सकते, चाहे जहाँ जाके नौकरी करके कमा सकते हैं। भय से मुक्ति के अधिकारों का समावेश किया गया और डर से मुक्त हों और अपने अधिकारों को पा सके, इसका भी उसमें समाहित किया गया। आगे पढ़ेंगे। उसके पश्चात राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज़ पर 8 मुद्दों का दस्तावेज तैयार किया, जो बाद में अटलांटिक दस्तावेज के रूप में जाना गया। दस्तावेज में हर एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमत्व की सुरक्षा करने, शांति, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण और निःशस्त्रीकरण के विषयों का समावेश किया गया था। 4 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं का ऐलान करने के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज़ पर 8 मुद्दों यानी 8 विषयों का एक दस्तावेज यानी प्रारूप तैयार किए, जो बाद में अटलांटिक दस्तावेज के नाम से जाना गया था। और दस्तावेज में हर एक राष्ट्र यानी हर एक देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमत्व, मतलब सभी को अपने भूमि की सुरक्षा करने और शांति बनाए रखने की, देश की सुरक्षा और सामाजिक और आर्थिक भलाई और निःशस्त्रीकरण यानी शस्त्र न बनाने जैसे विषयों का समावेश किया गया था। आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्री विश्व शांति के लिए मॉस्को में एक साथ मिले, जिसे मॉस्को घोषणा के रूप में जाना गया था। 1943 के नवंबर में तेहरान में 3 मानधाताओं की परिषद आयोजित की गई। वाशिंगटन में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज तैयार किया। 1944 सितंबर में 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा हुई। उसमें भारत का भी समावेश था। तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र सदस्य हैं। कह रहे हैं कि उसके बाद 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्री पूरे विश्व के शांति के लिए मॉस्को में एक साथ मिले, जिसे मॉस्को घोषणा के रूप में जाना गया था। 1943 के नवंबर में तेहरान में 3 मानधाताओं की परिषद आयोजित की गई और वाशिंगटन में 50 राष्ट्रों की प्रतिनिधि जो उसका संचालन करने वाले थे, वो प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज यानी प्रारूप, एक रूपरेखा तैयार किया। 1944 सितंबर में 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का ऐलान किया गया, घोषणा हुई। उसमें भारत का भी समावेश था। ये जो 51 सदस्य राष्ट्र थे उसमें भारत भी था। और तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर को यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन डे के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। वर्तमान समय में यानी अभी के समय में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र सदस्य हैं।
आगे पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र के अंग। संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से अंग उसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया है उसके निम्नलिखित मुख्य 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्य यानी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, सिद्ध करना यानी पूरा करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया है यानी बनाया है, उनके निम्नलिखित 6 अंग हैं। नाम है उसका, पहला सचिवालय, दूसरा सामान्य सभा, तीसरा सुरक्षा समिति, चौथा आर्थिक और सामाजिक समिति, पांचवा अभिभावक समिति और छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। इसके अतिरिक्त अन्य समितियों का मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसमें बता रहे हैं कि 6 तंत्र का गठन किया गया है। 6 तंत्र का नाम है सचिवालय, सामान्य सभा, सुरक्षा समिति, आर्थिक और सामाजिक समिति, अभिभावक समिति और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है और उसके अतिरिक्त अन्य जो दूसरे समितियों का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के अंगों के कार्य आइए पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंगों के जो बनाए गए हैं 6 मुख्य अंग, उनके क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला है सामान्य सभा। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है सामान्य सभा। यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बनी है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है, परंतु मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक ही मत माना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा, सलाह, परामर्श या सिफारिश कर सकती है। इसे बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है सामान्य सभा। और सामान्य सभा ये सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि, मतलब जितने भी राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं उनसे बनी है ये सामान्य सभा। और इसमें प्रत्येक यानी हर एक राष्ट्र के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है राष्ट्र अपने देश से। और लेकिन जब मतदान के समय हर राष्ट्र का केवल एक ही मत माना जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित किसी भी विषय पर जो मतलब विश्व स्तर पर किसी विषय पर अगर चर्चा करना, सलाह देना, परामर्श या सिफारिश कर सकती है। दूसरा है महामंत्री हर एक वर्ष जो बजट प्रस्तुत करता है उसे मंजूर करना तथा उसके खर्च की राशि का आवंटन करना। तीसरा राष्ट्रों के आर्थिक विकास, मानव अधिकार, निशस्त्रीकरण या संप्रत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निराकरण लाने का प्रयास करती है। महामंत्री जो हर एक साल बजट प्रस्तुत करते हैं उसे मंजूर करना तथा उसके खर्च की राशि का आवंटन करना यानी वितरण करना सामान्य सभा के हाथों में होता है। तीसरा राष्ट्रों के आर्थिक विकास यानी कि देशों के व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि की वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं, तो उनका विकास करना। मानवाधिकार यानी कि किसी भी इंसान की आज़ादी, बराबरी का सम्मान होना, उसका अधिकार होना, उसे मानवाधिकार कहते हैं। निशस्त्रीकरण मतलब विनाशकारी हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाना जो वर्तमान समय में चल रहा है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर ऐसे प्रश्नों का हल निकालने का काम सामान्य सभा करती है। चौथा है सामान्य मामलों में निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। सामान्य मामलों में जो निर्णय फैसले होते हैं तो उसमें जैसे 3 लोग हैं तो इसमें 2 लोगों के बहुमत से उनके मत से निर्णय ले सकते हैं। आगे पढ़ेंगे सुरक्षा समिति। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत विशाल अधिकार दिए गए हैं। इस समिति को बनाया गया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है
ये 15 सदस्यों का ये समिति है, जिसमें 5 देश अस्थायी हैं, इनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनमें परिवर्तन किया जाता, बदलाव किया जाता है। और यह समिति का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय अर्थात विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसे बहुत ही बड़ा अधिकार दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रों के किसी भी झगड़े का निपटारा करने के लिए समझौता, जांच और मध्यस्थता द्वारा शांतिमय तरीके से प्रश्नों को हल करती है। यह संस्था जो है राष्ट्रों के किसी भी झगड़े को निपटाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए, उससे समझौता करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, मध्यस्थता यानी जैसे 2 लोगों के बीच कोई विवाद चल रहा है तो तीसरे को बिना न्यायालय में जाए हुए तीसरे व्यक्ति को लाकर उसके द्वारा उस समस्या का हल निकाल लिया जाए, उसे मध्यस्थता कहते हैं। तो उसके द्वारा शांतिमय तरीके से ढंग से प्रश्नों का, समस्या का हल निकालने का काम सुरक्षा समिति करती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेने के लिए 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई भी एक मत स्वीकारात्मक न हो तो उस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और इसमें बता रहे, जैसे कोई किसी भी देश के समस्या है तो इसमें 5 अस्थायी जो सदस्य हैं, 5 देश, उन 5 का उस पर फैसला, निर्णय लेने की मंजूरी होनी चाहिए। अगर कोई एक देश भी उस फैसले को नहीं मानती है तो उस समस्या का हल निकाला नहीं जा सकता, उस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे, 5 अस्थायी सदस्य देशों की इस सत्ता को निषेधाधिकार वीटो कहते हैं। रूस ने सबसे अधिक बार इसका उपयोग किया है। कह रहे हैं कि ये जो 5 अस्थायी सदस्य देशों को अधिकार मिला है, इस अधिकार को निषेधाधिकार वीटो कहते हैं। रूस ने इस अधिकार का सबसे अधिक बार उपयोग किया है। ये ईस्वी सन 206 तक अस्थायी सदस्य राष्ट्रों द्वारा वीटो पावर के लिए किए गए उपयोगों का ये चार्ट बनाया गया। चित्र आप लोग देख सकते हैं। फ्रांस ने 18 बार, ब्रिटेन ने 32 बार, अमेरिका ने 82 बार और सोवियत संघ रूस ने 122 बार इस अधिकार का प्रयोग किया है। इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। आगे पढ़ेंगे, आर्थिक और सामाजिक समिति। इस समिति को इकोसोक भी कहते हैं। इसमें 54 सदस्य हैं। सामान्य सभा अपनी निवृत्त होने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने का प्रयास करती है। यह समिति और इसकी उप समितियाँ विश्व भर में कार्य करती हैं। आर्थिक और सामाजिक समिति के बारे में बता रहे हैं कि इस समिति को इकोसोक भी कहते हैं। इसमें 54 सदस्य हैं। सामान्य सभा अपने निवृत्त यानी अपने कार्य से जब निवृत्त होते हैं, सेवा से मुक्त होते हैं, तो होने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करते हैं, उनको चुनते हैं। और यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है कि विश्व के लोगों का जो जीवन है वो अच्छा से अच्छा हो, अच्छे से अच्छे जीवन जी सके, उसके लिए प्रयास करती है। और यह समिति, उसकी उप समितियाँ विश्व भर में काम करती हैं। आगे पढ़ेंगे, WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था विश्व के मानवों के स्वास्थ्य सुधार का कार्य करती है। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संस्था है, पूरे विश्व के मानवों के यानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने का कार्य करती है। दूसरा है IMF, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा वित्तीय संचित पूंजी, वित्तीय स्थिरता स्थापित करने का कार्य यह करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय यानी धन को संचित करने यानी स्थिर करने का कार्य करती है। आगे पढ़ेंगे, FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि संस्था। यह कृषि उत्पादन,
वन और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा पोषण का स्तर ऊंचा लाने में सहायता करती है। FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था, ये संस्था है कृषि उत्पादन यानी कृषि खेती में अधिक से अधिक उत्पादन हो, वन और मत्स्य उत्पादन मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा उसका पोषण का मतलब उसका वृद्धि अधिक से अधिक हो, उसके स्तर को ऊंचा लाने में सहायता करती है। आगे है ILO अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था, विश्व के मजदूरों के अधिकार और न्याय दिलवाने का कार्य करती है। यह संस्था ILO अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था विश्व के मजदूरों के अधिकार और उनको न्याय दिलवाने का कार्य करती है। जैसे अगर उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको न्याय दिलवाने का कार्य, उनका अधिकार दिलवाने का कार्य करती है। आगे है यूनिसेफ यानी बालकों के लिए आकस्मिक सहायता अनुदान, विश्व के बालकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा और बाल कल्याण की प्रवृत्तियाँ करती है। ये संस्था बालकों के आकस्मिक सहायता अनुदान यानी विश्व के बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसमें सुधार लाया जाए, पौष्टिक आहार, शिक्षा और बाल कल्याण के जैसे कार्य करती है। जैसे देखते हैं मुफ्त में बच्चों को खाना मिलता है, उनको आहार मिलता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शिक्षा मुफ्त दी जाती है। ऐसे कई संस्थाएं हैं बनाए जाते जो बालकों के लिए, तो ऐसे कार्य ये विश्व स्तर पर करते हैं विश्व के बालकों के लिए। आगे है यूनेस्को शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था। यह संस्था निरक्षरता निवारण, शिक्षा द्वारा मानव का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, न्याय देने, शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक साधनों द्वारा राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त उप संस्थाएं और प्रादेशिक समितियां भी जो विविध कार्य करती हैं। करें यूनेस्को जो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था है, यह संस्था निरक्षरता निवारण यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े, निरक्षर न रहे, इसके लिए उपाय करती है। शिक्षा द्वारा मानव का जीवन बहुत अच्छा हो, उसके लिए प्रयास करती है। न्याय देने के लिए शिक्षा और विज्ञान के और सांस्कृतिक साधनों यानी उनके जो साधन हैं उनके द्वारा एक राष्ट्र के से दूसरे राष्ट्र के बीच परस्पर यानी लगातार सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है। और इसके अलावा उसकी जो उप संस्थाएं हैं, छोटी छोटी उससे जुड़ी संस्थाएं हैं, प्रादेशिक समितियां भी अलग अलग कार्य करती हैं। आगे पढ़ेंगे अभिभावक समिति। इस समिति में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्र होते हैं, जिनमें सामान्य सभा द्वारा चुने गए देशों के प्रतिनिधि होते हैं। पहले से अभिभावकत्व मैंडेट के अंतर्गत आने वाले प्रदेश तथा जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी एवं द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे सभी विषयों का विकास देखने का कर्तव्य अभिभावक समिति का है। अभिभावक समिति द्वारा इस सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्र होते हैं। इसमें सामान्य सभा द्वारा चुने गए देशों के प्रतिनिधि होते हैं। इन प्रतिनिधियों को जो 5 राष्ट्र के सदस्य चुने जाते हैं अस्थायी रूप से, सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। पहले से अभिभावकत्व यानी मैंडेट के अंतर्गत आने वाले प्रदेश, जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली एवं द्वितीय विश्व युद्ध में जो पराजित हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए उनके सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक यानी राजनीति जैसे सभी विषयों का विकास देखने का कर्तव्य अभिभावक समिति करती है ऐसे देशों का। 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। इसमें 15 न्यायाधीश हैं। उनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। किन्हीं 2 राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करती है। राष्ट्रों के बीच होने वाले झगड़े यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए
तो उनका फैसला करती है और कानूनी सलाह देने का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग शहर में है और इसमें 15 न्यायाधीश हैं। उनकी नियुक्ति यानी उनको 9 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है उनके पद न्यायाधीश के पद पर। और जैसे किन्हीं दो राष्ट्रों देशों के बीच होने वाले जो झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए और राष्ट्रों के बीच होने वाले झगड़ों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है, तो उनका फैसला करने का कार्य करती है और कानूनी सलाह भी देने का कार्य करती है। छठा है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। सामान्य सभा अपने महामंत्री की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करती है। महामंत्री के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्री, व्यवस्थापक, सहायक, अनुवादक और विशेषज्ञों का समावेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय न्यूयॉर्क में है। विश्व में शांति स्थापना हो, विश्व एकता और विश्व बंधुत्व का स्वप्न साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील है। सचिवालय है संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। सामान्य सभा अपने महामंत्री की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करती है। महामंत्री के कार्यों में मदद करने के लिए मंत्री, व्यवस्थापक, सहायक, अनुवादक और विशेषज्ञों का समावेश किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व में शांति की स्थापना यानी शांति बनाए रखने के लिए विश्व में एकता और भाईचारे का स्वप्न पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र हमेशा प्रयत्नशील यानी कोशिश करता रहता है। बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छे से सुनिएगा। एक बार न समझ में आए तो दोबारा सुनिएगा, समझिएगा और इससे संबंधित जब प्रश्न दिए जाएंगे तो उसको आप लोग लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।